अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 27 सितंबर 2019 है और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है अबव द लॉ बाय फरीहा अजीज़। अब अबव द लॉ का ये मतलब है अपने आप को लॉ से ऊपर समझना। तो इसमें इन्होंने पीटीए और एफआईए की जानिब इशारा किया हुआ है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि कैसे ये दोनों हैं इदारे तो जो जिस लॉ के तहत ये बने हुए हैं उसे वो मिसयूज़ करते हैं। और इन दोनों के बारे में बताया हुआ है अबव द लॉ, कि जिस तरह इनकी वर्किंग और जिस तरह ये डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि अबव द लॉ हैं, यानी कि इन पे जो कानून का कोई अमल दरामद नहीं होता और वो बिल्कुल आज़ाद हैं अपने फ़ैसले करने में आर्बिट्रेरी पावर्स के थ्रू। अब इसमें कहा जा रहा है द इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स IHC recent judgment directs the Pakistan Telecommunication Authority to formulate rules in order to exercise powers under Section 37 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 PACA। अब इसमें कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC की एक रिसेंट जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि वो फॉर्मुलेट यानी कि वो बनाएं क्या रूल्स इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज, क्या करने के लिए रूल्स बनाएं कि ताकि वो एक्सरसाइज कर सकें पावर्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अब ये ब्रैकेट में लगा के उन्होंने बता दी है पैका। अब देखें हर दफ़ा अगर ये बार बार ये एक्ट का पूरा नाम बताते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, तो अब इसमें यह है कि जब भी उसकी बात करनी होगी तो हम सिर्फ इसके इनिशियल लगा के, जिसको हम मुखफ़फ़ भी बोलते हैं PECA, ये हम लगा दिया करेंगे। The order was passed in writ petition 634/2019। अब इसमें ये रिट पिटिशन का नंबर आप बता रहा है 634 और /2019 के ऑर्डर जो है वो कब पास हुआ था 2019 में। फाइल बाय अवामी वर्कर्स पार्टी, और ये रिट किसने फाइल की थी? अवामी वर्कर्स पार्टी ने। और किस वजह से दायर की थी? अगेंस्ट द ब्लॉकिंग ऑफ द पार्टीज वेबसाइट, क्योंकि अवामी वर्कर पार्टी जो है इनकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दी थी PTA ने जस्ट बिफोर इलेक्शंस 2018 बाय द PTA। और कब ये ब्लॉक की थी? बिल्कुल इलेक्शन से थोड़ी देर पहले 2018 में PTA ने जो है वेबसाइट जो है इनकी ब्लॉक कर दी थी। तो इसके अगेंस्ट ये लोग इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी। अब सेक्शन 37 बता रहा है क्या है। सेक्शन 37 ऑफ पैका, अब जिस तरह मैंने कहा था कि बाद में जब भी वो एक्ट की बात होगी तो ये इसके मुखफ़फ़ सिर्फ ले दिया जाएगा ताकि पूरा बार बार जो है एक्ट का नाम वो ना लेना पड़े। सेक्शन 37 ऑफ पैका वाज वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस सेक्शंस ड्यूरिंग एडवोकेसी अगेंस्ट द लॉ। कंटेंशियस हमारे पास होता है कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्गूमेंट कंट्रोवर्शियल, कि यानी जिससे लाजमी कोई है कि बात सुलह सफाई की तरफ नहीं बढ़ेगी, कोई आर्गूमेंट बनेगा। तो और ये क्या है, इन्होंने कहा एक कंटेंशियस इश्यूज था कि सेक्शन था कि ज़ाहिर है इस पर आर्गूमेंट होना था, बहस होनी थी ड्यूरिंग एडवोकेसी। एडवोकेसी होता है पब्लिक सपोर्ट फॉर और रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी, यानी कि ड्यूरिंग एडवोकेसी अगेंस्ट द लॉ। एडवोकेसी हमारे पास आ जाता है पब्लिक सपोर्ट फॉर और रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, और इसमें क्या है रिकमेंडेशन थी वाले के बारे में अगेंस्ट द लॉ। और रिकमेंडेशन क्या थी कि अगेंस्ट द लॉ, कि ये है काफ़ी मतनाज़ा इसमें सेक्शन है और इसमें क्या है प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिलता लोगों को। अब मैं आगे इसमें बताता हूँ इसमें क्या इसमें खराबियाँ थी सेक्शन 37 में। लोग कहते थे कि ये आर्बिट्रेरी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो है इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। अब आगे बता रहा है ये क्या है सेक्शन 37। इट गिव्स द PTA आर्बिट्रेरी पावर्स। आर्बिट्रेरी हमारे पास क्या होती है? पावर ऑफ पावर और रूलिंग बॉडी अनरिस्ट्रेन्ड एंड ऑटोक्रेटिक इन द यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अनरिस्ट्रेन्ड है। आर्बिट्रेरी मतलब जैसे उनका दिल चाहे वो कर लें PTA, उनको कोई चेक बैलेंसेस उनके ऊपर नहीं है। आर्बिट्रेरी पावर्स टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 एंड ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। उनका वो जैसे उनका दिल करे वो इंटरप्रेट कर लें आर्टिकल 19 को और क्या कर दें, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो है उसको ब्लॉक कर दें। While rights groups called for the omission of section 37 from PACA entirely, उन्होंने जो राइट्स ग्रुप्स थे उन्होंने तो ओमिशन होता है छोड़ देना, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो बिल्कुल ही कह दिया कि सेक्शन 37 को पैका से बिल्कुल निकाल ही दिया जाए, जिसमें उनके पास इख्तियार था कि वो ब्लॉक कर सकते थे वेबसाइट वगैरह। Others were of the view that with the introduction of Section 37 and the rules prescribed in it, the PTA would be compelled to operate within a framework and this would bring some transparency to the otherwise opaque blocking process। अब उन्होंने कहा अब ये
ख्याल ये किया जाता है कि सेक्शन 37 जो इंट्रोड्यूस हो गया और उसके साथ रूल्स भी बन गए हैं, उससे क्या होगा कि पीटीए कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब मजबूर हो जाना, वुड बी कंपेल्ड, कि वो पीटीए मजबूर हो जाएगा टू ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क, कि वो एक फ्रेमवर्क के तहत काम करे, एंड दिस वुड ब्रिंग सम ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत ले आएगी ये चीज़ टू द अदरवाइज ओपेक ब्लॉकिंग प्रोसेस, क्योंकि पहले जैसे था जिस तरह मर्जी आप ब्लॉक करी जाओ, कोई पूछगछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा अब अगर इस तरह होगा तो क्या हो जाएगा, एक शफाफियत हमें नजर आएगी सेक्शन 37 के आने के बाद। हाउएवर 3 years ऑन, लेकिन हुआ क्या है कि 3 साल गुजरने के बाद भी द IHC has had to direct authority to fulfill its statutory obligations by prescribing rules, और उसमें क्या करना पड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी टू डायरेक्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम, ये अथॉरिटी की बात हो रही है पीटीए की, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और किस बात की उनको डायरेक्शन देनी पड़ी, टू फुलफिल इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कि जितनी भी उसके हैं ऑब्लिगेशंस उसको पूरा किया जाए बाय प्रिस्क्राइबिंग रूल्स, ताकि रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि लॉ का तब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक उसके साथ रूल्स ना बनाए गए हों। तो उन्होंने कहा कि वो ज़रूरी है कि उसके साथ रूल्स भी बनाए जाएँ। टेलिंग इज़ अ क्लियर डिसरिगार्ड फॉर ड्यू प्रोसेस एंड राइट्स बाय द पीटीए, क्योंकि ये सारी बातें बताई हैं ये बिल्कुल डिसरिगार्ड है, यानी बिल्कुल किसी चीज़ को खातिर में ना लाना, फॉर ड्यू प्रोसेस एंड राइट्स बाय द पीटीए, और तो पीटीए की जानिब से बिल्कुल ही इसको नज़रअंदाज किया गया है। द ऑर्डर नोट्स द रिस्पॉन्स बाय पीटीए ऑफिशियल हु टोल्ड द कोर्ट, अब इसमें उन्होंने ऑर्डर जो है उसमें उन्होंने पीटीए ऑफिशियल ने एक वो किया था, जवाब दाखिल किया था, आप कह लें रिस्पॉन्स, कि उसकी जानिब से ये कुछ कहा गया था वो बात कर रहा है, और ये उन्होंने क्या की थी, कोर्ट में बताई थी। तो क्या बताई थी, सेक्शन 37 ऑफ पैका empowers the competent authority to block websites without notice or affording an opportunity of hearing to the person who could be adversely affected by an order or an action of the authority। अब इसमें कह रहे हैं सेक्शन 37 जो था हमारा पैका का, वो एम्पावर करता है किसे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो कि वो वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दे विदाउट नोटिस, यानी कि बगैर कोई नोटिस दिए और कोई उसको सफाई का मौका दिए बगैर जिसकी आप वेबसाइट ब्लॉक करें, तो क्या आप उसको ब्लॉक कर दो, और विदाउट नोटिस और अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पर्सन हु कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, जो उससे अफेक्ट हो सकता है उस डिसीजन से बाय एन ऑर्डर और एक्शन ऑफ द अथॉरिटी। तो उस ऑफिशियल ने ये कहा कि भाई सेक्शन 37 जो है वो हमें इख्तियार देता है कि हम जिसका दिल चाहे बगैर नोटिस दिए, बगैर उसको अपॉर्चुनिटी दिए सुनने की, हम क्या है उसके जो है वेबसाइट उसे ब्लॉक कर सकते हैं। करेक्टिंग दिस व्यू, ने का ये व्यू ये है जो उसने ऑफिशियल ने दिया था ये गलत था, इसलिए इसका इस नज़रिए को दुरुस्त करते हुए जस्टिस मिनुल्लाह ने क्या लिखा अपने ऑर्डर में, दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 37 इज फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैग्रेंट होता है हमारे पास ऑफ एन एक्शन कंसिडर्ड रॉन्ग और इमोरल, कंस्पिक्यूसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव, ये बिल्कुल ही एक आप इसे कह लें ऑब्वियसली ऑफेंसिव, यो इस तरह का है हमारे पास। सेक्शन 37 जो है वो क्या है, फ्लैग्रेंट वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स जिसकी गारंटी हमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एज वेल एज द सेटल्ड लॉ enunciated by the superior courts. It is noted that principles of natural justice are required to be read in every statute. अब इसमें कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं वो हमें ज़रूरी है कि हम उसमें हर स्टैट्यूट में पढ़ें। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक होता है हमारे पास ऑडी अल्ट्रम पार्टम, के नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो उसकी ये बात कर रहा है कि जिस तरह पहले भी उस ऑफिशियल ने कहा कि भाई जिसका हमारा दिल करे बगैर नोटिस दिए, बगैर उसको अपॉर्चुनिटी दिए हम वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये बात करें कि नेचुरल जस्टिस जो है ये तकाजा करता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के कोई भी अगर है, बेशक अगर हमें किसी पे शक भी है, किसी ने जुर्म किया है या कोई भी किसी किस्म की वायलेशन की है, तो उसे क्या है उसे हम सुनने का मौका दें और उसको बता सके, अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि हम शो कॉज नोटिस पहले देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या किसी भी किस्म के कोई हमने नोटिस देना हो तो हम पहले शो कॉज नोटिस भेजते हैं कि वो कहने के लिए कि ताकि उसको अपनी सफाई का मौका मिल सके, डायरेक्टली हम डिसीजन नहीं दे देते। यहाँ भी ये बात कर रहा है कि ऑफिशियल ने कह दिया कि भाई हम बगैर सुने बगैर मौका दिए हुए फैसला कर देते हैं, लेकिन ये किसके अगेंस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, कि जिसमें आपको मौका देना होता है अगले बंदे को कि अपनी सफाई दे सके। अब आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो क्या कहता है,
Moreover, Article 10A makes it mandatory to observe the requirements of due process before passing an order. उन्होंने कहा ये मैंडेटरी यानी कि लाजमी हो जाता है आर्टिकल 10A के तहत कि ऑब्जर्व करे रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, और टेकिंग एनी एक्शन, और कोई एक्शन लेने से पहले, वेयर बाय पर्सनस कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, जिससे लोग हैं वो बुरी तरह मुतासर हो सकते हों। तो इससे पहले क्या है वो उनको मौका देगा ताकि और उसके जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के उसके मुताबिक कि पहले मौका देगा, सुनेगा और उसके बाद फैसला करेगा। अभी ऊपर हमारे पास पीटीए की बात हो रही थी, अब उसके साथ ही हमारे पास ये एफआईए की बात हो रही है। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ऑपरेट्स नो डिफरेंटली। उन्होंने कहा जिस तरह पीटीए अपनी मनमानी करती थी तो एफआईए भी है वो ऑपरेट्स नो डिफरेंटली, ये भी कोई मुख्तलिफ तरीके से काम नहीं करती। देयर एक्सेसेस आर इवन मोर डेंजरस। उन्होंने कहा जो ये तजावज़ करते हैं अपने इख्तियारात से, अपनी पावर से, तो ये ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक हैं, डेंजरस हैं। क्यों? गिवन दे हैव द पावर टू लॉन्च क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि उनके पास जो पावर्स हैं कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और सीज डिवाइसेस के रिकॉर्ड इम्पाउंड भी कर सकते हैं और डिवाइसेस भी उसको ज़ब्त कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है जब ये इतनी आपके पास इस तरह की पावर्स होंगी तो, और अगर उनके पास कोई चेक एंड बैलेंसेस ना हो, जैसे मर्ज़ी वो किसी को गिरफ्तार कर दें, जैसे मर्ज़ी किसी का इंपॉर्टेंट डिवाइसेस उठा लें, तो ज़ाहिर है इससे बहुत मसले हो जाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एफआईए है वो भी उस बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारे पास पीटीए करती है, यानी कि जो दिल करता है वो करते हैं और उनको कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है उनके ऊपर। However, under PECA and its rules issued in 2018 through SRO, certain procedures to exercise these powers have been prescribed, but the FIA flouts them just the same. उन्होंने कहा उसमें क्या कहते हैं 2018 में पैका और इसके रूल्स इशू हुए थे 2018 में किसके थ्रू, टू SRO 979 2018। उसमें क्या होता है, सर्टन प्रोसीजर्स टू एक्सरसाइज दीज पावर्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो उसमें बताया गया था कि ये जो प्रोसीजर बताया गया था कि ये पावर्स आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है वो प्रिस्क्राइब की गई थी। बट द FIA फ्लाउट्स देम जस्ट द सेम, लेकिन FIA है उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है जस्ट द सेम, कि उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे SRO में क्या लिखा था और कि किस तरह पावर्स एक्सरसाइज करनी है, वो तो ये उनका दिल करता था, अपनी मनमानी करते थे। The agency's flawed interpretation with respect to PECA is that it can exercise powers available to it under the FIA Act 1974 to investigate offences under PECA. अब देखिए एजेंसी की जो इंटरप्रिटेशन क्या है पैका के हवाले से कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है कि वो अपनी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है अंडर FIA Act 1974 टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर पैका, और वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कर सकती है अंडर पैका। लाइक द PTA, उन्होंने जिस तरह PTA है, FIA has no inherent power to investigate and prosecute offences under PECA। उन्होंने कहा FIA के पास जो है कोई पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और प्रोसिक्यूट कर सके, यानी उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सके उन ऑफेंसेस के खिलाफ अंडर PECA। तो उनके पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। वाइल द PTA derives authority subject to the provisions of section 37, उनको PTA को जो अथॉरिटी मिलती है वो क्या है, सब्जेक्ट होती है टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37। सिमिलरली द FIA derives powers under section 29 of PECA, उनको FIA अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है, सेक्शन 29 of PECA which designates it as the investigation agency under the act, और वो इसको क्या डिजिग्नेट कर देती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी under the act. This is the operating phrase. The superior courts have held it where there is a conflict between the general law and special law. उन्होंने कहा सुपीरियर कोर्ट्स ने क्या किया है, एक जनरल एक वो बनाया है, आप कह लें एक लॉ कह लें कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में, वहाँ पे किस क्या चीज़ प्रिवेल कर जाएगी, स्पेशल लॉ। इन दिस केस पैका, इस केस में पैका, और वेयर देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू लॉज, और जब कॉन्फ्लिक्ट हो दो लॉज के दरमियान तो द स्टैच्यूट लेटर इन टाइम प्रिवेल्स, तो ये बाद में स्टैच्यूट आया था, लॉ आया था, वो प्रिवेल कर जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, पैका अगेन, यानी कि ज़ाहिर है ये बाद में आया था हमारे पास पैका। The FIA routinely launches investigations into non-cognizable offences without first seeking the competent court's permission as required by Rule 7(5). उन्हें कहा FIA जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है into non-cognizable offences में, और उसमें क्या करते हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की परमिशन नहीं लेते, इजाज़त नहीं लेते, और ये इसमें ज़रूरी है किसके तहत, रूल 7(5) में, कि अगर आपने non-cognizable offences में जो है वो करना है इन्वेस्टिगेशन तो आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती है अंडर रूल 7(5), लेकिन ये भी जो है नहीं हो रहा।
It has been issuing vague summons and ordering attendance of citizens at its office without providing a copy of the complaint or description of charge. अब ये क्या करते हैं FIA वाले, मतलब वेग से समन्स जारी कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं शहरियों को कि वो अपनी शिरकत यकीनी बनाएं एट इट्स ऑफिस, के वहाँ पे ऑफिस में हमारे ज़रूर आएँ विदाउट प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ज। लेकिन उसमें ना उनको कंप्लेंट की कॉपी बताई जाती है और ना ये चार्ज बताया जाता है कि उससे किस जुर्म के मुताबिक जो है गिरफ्तार किया गया है। The FIA is known to seize devices whether by conducting raids on premises or when citizens appear at their office. उनका FIA इस बारे में मशहूर है कि वो डिवाइसेस जो है वो ज़ब्त कर लेते हैं whether by conducting raids और यानी रेड के दौरान, और क्या करते हैं और when citizens appear at their office, या जब वो शहरी हैं उनके ऑफिस आ जाते हैं। Even though Section 33 requires them to first obtain a warrant from court, उन्होंने कहा अगरचे सेक्शन 33 इनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले वारंट लें कोर्ट से। दीज आर फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ प्रोसीजर्स इन रपैका। उन्होंने कहा ये एक वायलेशन है किसके तहत, प्रोसीजर्स इन रपैका, इस रूल्स एंड ऑल्सो आर्टिकल्स 4, 10A एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, खिलाफ वर्जियाँ किस किस चीज़ की, या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन खोल के ये पढ़ भी सकते हैं, सेक्शन आर्टिकल 4, 10A और 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगली बात करें जनरल क्लॉजेज एक्ट की। Section 24A of the General Clauses Act is applicable to all public offices which requires them to act reasonably, fairly, justly. अब ये इनका तमाम जो हमारे पास हैं पब्लिक ऑफिसर्स, तो उसमें क्या कहते हैं सेक्शन 24A की बात कि वो किया जाता है कि वो एक्ट करेंगे रीजनेबली, fairly and justly. Moreover, 24(2) requires them to give reasons for passing an order and provide a copy of the order to the person affected by it. और उन्होंने कहा 24(2) जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, वो ये तकाजा करता है कि अगर कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो वो साथ उस रीजंस भी दे, स्पीकिंग ऑर्डर हो, एंड प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द पर्सन अफेक्टेड बाय इट। और जो भी कॉपी है जिसे वो बंदा वो हुआ है, अफेक्ट हुआ है, तो वो कॉपी उसको प्रोवाइड की जाए। इफ ignorance of law is not an excuse for citizens, उन्होंने कहा अगर ignorance of law के बाद में बंदा कहे कि मुझे पता नहीं था, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होता शहरियों के पास है कि अगर आके कहे नहीं जी हमें तो पता ही नहीं, पिछले 2 साल से टैक्स लगा हुआ था, तो ये नहीं होता। पब्लिक ऑफिसर्स आर सब्जेक्ट टू अ फार हायर स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वो सब्जेक्ट होते हैं फार हायर स्टैंडर्ड के। 3 years is enough time to gain familiarity with PACA and its procedures. उन्होंने कहा 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है फेमिलियरिटी हासिल कर लें with PACA and its procedures. Ignorance, whether genuine or feigned, is no excuse for blatant violations of procedures and rights. उन्होंने कहा ignorance के जी लॉ में पता था, नहीं पता था, whether genuine or feigned, यानी कि उसको वो किया हो असल में ना हो, इस तरह ये कंपेयर करके बता रहा है whether genuine or feigned, यानी सही हो कि या गलत हो, is no excuse for blatant violation of procedures and rights। और ये कोई excuse नहीं है, ये वायलेशन कर रहे हैं रेस्टोरेंट वाले, कोई उनके लिए excuse नहीं है। Clearly the PTA and FIA consider themselves to be above the law। उन्होंने कहा ये दोनों ये हैं, PTA और FIA, वो अपने आप को तसव्वुर करते हैं लॉ से ऊपर। But why wouldn't they if they are allowed a free hand without any check internally or by parliament or the courts? उन्होंने कहा लेकिन वो क्यों ऐसा ना करें, क्योंकि हम ही ने तो उनको अलाउ किया है कि वो फ्री हैंड दिया है कि विदाउट एनी चेक इंटरनली और बाय पार्लियामेंट और द कोर्ट्स। लेकिन उन्होंने कहा वो बट वाई वुडंट दे, उन्होंने कहा कि वो जाहिर है वो ये काम करेंगे PTA और FIA वाले इफ़ दे आर अलाउड, क्योंकि अगर उन्हें अलाउ किया जा रहा है क्या फ्री हैंड भी दिया जा रहा है और साथ कोई किसी किस्म को कोई चेक नहीं है इंटरनली और बाय पार्लियामेंट और कोर्ट्स, तो फिर जाहिर है वो अपने आप को लॉ से ऊपर ही समझेंगे। Section 53 of the PACA requires biannual reports to be submitted to Parliament by the FIA। उनका सेक्शन 53 ये रिक्वायर करता है कि PACA जो है वो बायएनुअल रिपोर्ट्स दे और ये सबमिट का हो पार्लियामेंट और ये FIA जमा कराए। टू डेट ओनली 1 रिपोर्ट डेट 2 इन कैमरा, उनका सिर्फ अब तक एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, और डेट 2 इन कैमरा यानी कि वो हमें ये नहीं पता बाहर उस रिपोर्ट में क्या हुआ था, लेकिन वो इन कैमरा हमारे पास थी। हैज़ बीन सबमिटेड, सिर्फ एक ही सबमिट की गई है। वाई हैज़ पार्लियामेंट क्वेश्चन FIA ओवर दिस। आप पार्लियामेंट को क्वेश्चन ये उठाना चाहिए कि FIA ने अभी तक इसके बारे में क्या की है। बोथ द PTA एंड FIA रेगुलरली अपीयर बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटीज़। उन्होंने कहा दोनों ये हैं PTA और FIA वो अपीयर होते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में। दी FIA ऑफन टू प्रेजेंट अ केस फॉर एक्वायरिंग मोर पावर्स, और FIA जो है वो अपना केस प्लीड करती है ताकि वो मज़ीद पावर हासिल कर सके। देयर इज़ इनफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ द FIA एंड PTA's सक्सेस ऑन, उन्होंने कहा ये काफ़ी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
FIA और PTA के एक्सेसेस के बारे में. On numerous occasions these have been presented to parliamentary committees and courts through cases brought before them. उन्होंने कहा काफ़ी मौक़ों पे क्या किए हुए हैं, इनको प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने और कोर्ट्स के सामने थ्रू केसेस ब्रॉट बिफोर देम. और ये केसेस जो बुलाए गए थे उसके हवाले से बात कर रहा है. क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू बोथ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स. उन्होंने कहा क्रेडिट देना चाहिए किसको, नेशनल असेंबली को और सेनेट कमेटी और ह्यूमन राइट्स जो थी, फॉर टेकिंग अप द इशू ऑफ एक्सेसेस व्हेन देयर अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स इट, बट व्हाट ऑफ द अदर कमेटीज एंड पार्लियामेंट इन जनरल. As far as courts are concerned, why does the burden fall upon aggrieved parties to acquaint them with the law? उन्होंने कहा अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो क्यों ये बर्डन जो है सारा aggrieved पार्टी पर डाल दिया जाता है ताकि उसे लॉ का सब इल्म हो, क्योंकि बाज़ बात वाकई वन पढ़ लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता ये लॉ क्या है, क्या एंटीएन है, क्या हमने टैक्स डालना है. तो ये क्या कहते हैं कि वो अननेसेसरी बर्डन जो है उन पर वो डाल दिया जाता है. And why is it that adverse decisions against citizens are taken sometimes without hearing them at all? होने का क्या वजह है कि वो इस तरह के डिसीजन ले लिए जाते हैं शहरियों के ख़िलाफ़, उन्हें हेयरिंग का बताया भी नहीं जाता. whereas when excesses against FIA are brought to the court, और उनका जब वो बुलाए जाते हैं FIA में कोर्ट के सामने उनको बुलाया जाता है, केयर इज़ टेकन टू इशू नोटिस, हियर देम आउट एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स. और उन्होंने कहा ये देखा जाता है कि जो नोटिस इशू हो रहे हैं उसमें हेयरिंग भी हो और उनको सुना भी जाए, एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स, और उनके जवाब का भी इंतज़ार किया जाए. इवन इफ इट टेक्स वीक्स एंड मंथ, बेशक इसके लिए सालों और महीने लग जाएं. बिफोर ग्रांटिंग एनी रिलीफ टू दोज एग्रीव्ड बाय देयर एक्सेसेस इफ एट ऑल. और उनको क्या रिलीफ देने से पहले एग्रीव्ड लोगों को अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया हो. कोर्ट्स मस्ट चेक द प्रैक्टिस ऑफ द FIA इन केसेस ब्रॉट बिफोर दैम. उनका कोर्ट्स को चेक करनी चाहिए प्रैक्टिस ऑफ FIA इन केसेस ब्रॉट बिफोर दैम. एंड पार्लियामेंट मस्ट समन एंड रिपोर्ट्स एंड इंश्योर इफेक्टिव ओवरसाइट. और इसका पार्लियामेंट को भी इसमें कलीदी रोल अदा करना होगा. वो क्या वो समन करे क्या रिपोर्ट्स को, एंड इंश्योर इफेक्टिव ओवरसाइट, और वो देखे कि वाकई सारा सही चल रहा है काम. द एक्सेसेस पॉइंट टू अ सिस्टमिक इशू विच रिक्वायर्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. और यहाँ पे वो देखे क्या चीज़ है जिस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए. इट इज़ इम्पेरेटिव टू होल्ड बोथ द PTA एंड FIA अकाउंटेबल एंड सब्जेक्ट पैका एज अ होल टू स्क्रूटनी. उनका ये ज़रूरी है कि PTA और FIA वो अकाउंटेबल और सब्जेक्ट किसके हों, पैका के एज अ होल टू स्क्रूटनी, while ensuring more aggressive and overboard powers are not awarded in this process. और ये इंश्योर किया जाए कि ओवरबोर्ड पावर्स उसमें हैं वो ना अवॉर्ड कर दी जाएँ इस प्रोसेस में. और बी राइटर की बात करें, कराची बेस्ड जर्नलिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ बोलो भी एन एडवोकेसी फोरम फॉर डिजिटल राइट्स. और ये आर्टिकल जो है एडिटोरियल है वो पबलिश हुआ है 27 सितंबर 2019 को. तो ये था आज का एडिटोरियल जो आपसे मैंने शेयर किया है, जो इन्होंने उस हवाले से बात की थी FIA और हमारे पास क्या था PTA कि किस तरह ये है अपनी ये मनमानी करते हैं और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जो हैं उन्हें फॉलो नहीं करते. ये था आज का एडिटोरियल, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. और इसके अलावा जो है आप कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान जिंदाबाद.